अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं अब यकीन मुझे होता जा रहा है कि इस मुल्क में बाकी दो मुख्तलिफ कवानीन है, गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। आज मैंने देखा है कि जी फ़ारूक सत्तार के और वसीम अख्तर के और दीगर लीडरान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी हो चुके हैं, लेकिन मैं बड़ा फॉलो करता रहा। उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता चला कि पुलिस ने छापा भी मारा है कि नहीं, कहीं गाड़ी को रोक के उनका पता भी किया है कि नहीं। और जब इसी तरह के वारंट मेरे निकले थे तो मेरे घर के अंदर दीवारें टाप के पुलिस आ गई थी पंजाब की, और मेरे बच्चों तक को उन्होंने हरास किया, काफ़ी किया। और यहाँ पे कोई जेब कतरा होता है तो फ़ौरन रिमांड पे निकल जाता है, और कोई बेचारा रेडी उसने गलत लगाई हो तो उसको एलडीए आके इतना कुटती है कि वो याद रखता है। लेकिन डॉक्टर आसिम हुसैन के लिए लगता है पूरी जमहूरियत जो है ख़तरे में पड़ गई है। सिंध हुकूमत कहती है, सिंध की बल्कि असम्बली कहती है कि जी किसी हाई प्रोफाइल टारगेट को गिरफ्तार करने से पहले हमसे इजाज़त ली जाए, हमसे पूछा जाए, इख्तियारात को महदूद किया जाए। हाई प्रोफाइल टारगेट अगर दहशत गर्द हो, किलर हो, मनी लॉन्ड्रर हो, भत्ताखोर हो, और वो किसी सियासी जमात की आस्तीन का कुछ भी हो, तो उसको कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन अगर कोई लावारिस हो तो उसको तो हम सड़क से उठा के ले जाएंगे। दो किस्म के कवानीन और फिर अहम फैसले एक बार फिर पाकिस्तान की असम्बलीज़ के अंदर नहीं हुए, असम्बलियों के बाहर हो गए। आप देखें कि अब सऊदी अरेबिया के अंदर जो इस्लामी ममालिक की अफवाज का इत्तेहाद बन रहा है, पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया उस इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए। कुजा इसका कि ये चीज़ असम्बली और सेनेट में डिबेट होती, इस पर आर्गूमेंट होती, कौम को एतमाद में लिया जाता कि इसके क्या फ़वाइद है, क्या नुकसान और क्या वजूहात है जिनकी बना पर हमें यह किया जा रहा है। सिंध हुकूमत किस तरफ चल रही है, क्या वाकई गवर्नर राज का खतरा है कि नहीं है? क्या आसिफ अली जरदारी इसलिए पाकिस्तान नहीं आते कि जब तक डॉक्टर आसिम के केस का फैसला ना हो, या हो तब वो फैसला करें कि उन्होंने कब आना है या कब नहीं आना? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो सिंध के अंदर एक सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस किस्म के खतरात लाहक हो सकते हैं, बिलखसूस बदीन में उनकी हालिया कारकर्दगी के बाद? टू डिस्कस दीज एंड सम अदर इशूज़ आई हैव सेनेटर फैसल रजा आबदी विद मी। कराची से मुझे उन्होंने ज्वाइन किया, और लाहौर में मेरे साथ है काजी सईद, हमारे एंकर हैं, तजियाकार हैं, हमारे कुलीग हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल रजा आबदी साहब, सबसे पहले लगता है कि दो किस्म के कवानीन हैं, यानी अगर सेनेटर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, कोई भी हों, तो उनके लिए हुकूमत से पूछना चाहिए उनको गिरफ्तार करना है कि नहीं करना, भले वो जैसे मर्जी केस में मुलव्वस हों। मुझ जैसा कोई हो तो फौरन कानून के इदारे जो है वो हरकत में आ जाते हैं। ये क्या फ़र्क है? इसमें कोई शक नहीं मुबशर भाई, जो आपने इंट्रो दिया है वही इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। और ये आज नहीं है, जब से ये मुल्क हमारे से वजूद में आया, सूरत हाल ही देखने में आ रही है। और गुज़िश्ता 35 साल में तो हुआ यही है कि अमीर के लिए और, गरीब के लिए और, कानून शिकन के लिए और कानून पसंद के लिए और है। जितना हम और आप कानून को इज्जत देंगे, कानून उतना ही हमें अपने जूते के तले घूम देता है। और जितना कुछ कानून को आंखें दिखा के कानून को पालता है, पाकिस्तान के अंदर कानून उसको उतना ही मोतबर और इज्जत जानता है। बस ये हमारी एक बैड लक है कि जितने चोर डाकू थे वो इस मुल्क के मुअज़्ज़िज़ हो गए, और जो पढ़े लिखे थे, सहाफ़ी थे, कलमकार थे, इस मुल्क को बनाने वाले थे, हक की आवाज उठाने वाले थे, उनके घरों में इसी तरह कूदा जाता है जिस तरह आपके घर में कूद के आपको हिरास किया गया। पूछना सिर्फ इतना है लोगों से कि ठीक है, अगर यही सूरत हाल है तो फिर 12 साल से जो लोग आज तक कानून पसंदी का सबूत देते रहे और इंसाफ के तकाजों के लिए आज भी इंसाफ की दहलीज की तरफ देख रहे हैं, अगर उन्होंने भी इसी सूरत हाल को इख्तियार कर लिया तो यही सूरत आगे जाके एनआरसी की तरफ जाती है। पाकिस्तान में जिस तरह भी आपने बताया कि डॉक्टर आसिम का एक केस सामने आया है और बाकी तमाम चीजों से पर्दापोशी की जाती रही है। आप यकीन करें कि मैं 6 महीने से ये बता रहा हूँ कि जिस शहर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि पूरे कराची का 800 अरब रुपए का कॉपर उतार के भेज दिया गया, लेकिन अब तक के इलेक्ट्रिक के किसी अहदेदार को इस जुर्म के अंदर ना इन्वेस्टिगेशन की गई, ना पकड़ा गया। पता ये चलता है कि उसके अंदर पाकिस्तान की और कराची की पुलिस और कराची की खुद सिंध हुकूमत के वज़ीर आज़म बाकायदा इसके अंदर मुलव्वस हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर तो मुबशिर भाई और कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता कि आवाम फौज की तरफ देखे और फौज की आवाजें अगर आवाम ये करने जाए तो फिर वो फौज के एजेंट हो जाते हैं। फिर एक दूसरे रास्ते पे आते हैं, अगर आईनी तकाजे पे जाए, आर्टिकल 245 का तकाजा करें जो इस्लामाबाद में खुद हुक्मरान लगा के बैठे हुए, तो यहाँ पर भी दो नजरिए, इस्लामाबाद में लगे तो आईनी के साथ आर्टिकल 245 और कराची में लगे तो ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है और ये तो अच्छी चीज नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है, जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे कोई भी चीज खैर हासिल नहीं हो सकती। काजी साहब, आप क्या फरमाएंगे इस पर? आपने बड़ी अच्छी बात की, मगर मैं एक कानून की एक बड़ी इच्छा है जो किसी ने की थी, और वो ये है
कि कानून मकड़ी के उस जाले की तरह होता है कि जिसमें कमज़ोर फंसता है और पावरफुल उसे फाड़ के निकल जाता है। ये बहुत पुरानी तारीफ है और मैंने जितने लीगल एक्सपर्ट से बात की वो कहते हैं जनाब यही मामला है आज तक। एक बात तो ये। दूसरी बात मुबशर साहब, जो प्रॉब्लम यहाँ हो गया वो ये कि ओवर द ईयर स्टेट ने इस तरीके से डीजनरेट किया है कि स्टेट जो वायलेंस है, जो जराइम है एक माइनॉरिटी के, अक्सरियत के खिलाफ, बजाय इसकी कि वो उसकी सरकूबी करे, उसकी प्रोटेक्शन का जरिया बन गई है। अब यहाँ पे लड़ाई क्या है रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों की कि जनाब मुबशर साहब कहते हैं जी, सईद काजी कहता है कि जी मैंने करप्शन की है तो मुबशर साहब ने भी तो की है तो लिहाजा मुझे भी माफ़ी दे दें। इम्प्यूनिटी की लड़ाई है। एक तो इनकी इम्प्यूनिटी की लड़ाई है। अच्छा, दूसरी बात यह पीपल्स पार्टी के, मैं थोड़ा सा लेट्स मी अ डेविल्स एडवोकेट, कि वो आप कह रहे हैं कि जनाब तुसी आप रहें पावर में भी रहें और ज़रा हमें हथकड़ी भी लगाने दें। ये पंजाब में क्या है, यहाँ सब कुछ साफ सुथरा है। तो और एक बात, और दूसरी बात मुबशर साहब, आपने करप्शन का बहुत बड़ा इशू छेड़ा, मैं इस पर एक बात कर दूं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हम ये समझते हैं कि करप्शन की वजह से हमारा निज़ाम खराब है। उल्टा है, करप्शन इस निज़ाम का लाजमा है, इसकी प्रोडक्ट है। करप्शन के बगैर, जिस तरह नज़ीर नाजी साहब ने अच्छा फिक्रा लिखा था कि जी करप्शन तो इंजन ऑयल की तरह है, या शेख साहब ने कहा था कि जनाब अगर आप नहीं लगाएंगे इन फाइलों को पहिए तो ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो करप्शन है इस निज़ाम के अंदर, उसकी बुनत है, इसके बगैर नहीं होगा। और जब तक आपके पसंद के जालिम और आपके पसंद के मजलूम होंगे, कि जब तक मुबशर साहब मैं आपका भाई हूं तो आपको नहीं पकड़ूंगा अगर मैं मुतसिब हूं, या आपका मैं भाई हूं तो आप मुझे नहीं ये नहीं होगा। ये एक तबकाती निज़ाम है, एक तबकाती समाज है। और ये जो हमारी रूलिंग एलीट है, इसके अंदर लड़ाई इसलिए है कि समाज की निचली परत में जब बहुत ज़्यादा बेचैनी फैले तो ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है, और ये ऊपर लड़ाई हो रही है इनकी। मगर इनका एक बात पे इताद है। मिसाल के तौर पे आसिम साहब के साथ हवाले से जो उन्होंने करारदाद भेजी है, बिल्कुल खुश है मुस्लिम लीग नून वाले। बेशुमार वो बयान देते रहे, अपना चौधरी निसार अली खान साहब बयान दे दें, अभी वो क्या नाम है वो उनके वजीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दे रहे थे, मगर उन्होंने वहीं रुकावट लगा दी कि ओए ए किधर टुर पे ने, ये जो रेंजर्स हैं ये किस तरफ आ रहे हैं। क्योंकि अगला मुतालबा नेचुरली अगर ये इसकी फॉल आउट आती है, अगर आसिम साहब के ये चीज़ें निकल आती हैं, तो फिर बात तो होगी ना कि पंजाब में करप्शन नहीं है, तुमार है करप्शन का। करप्शन एक वे ऑफ लाइफ बन गया है, इस निज़ाम का बुनियादी हिस्सा है। और मुबशर साहब, या अनफॉर्चुनेटली हम माने या ना माने, जिस वक्त तक ये निज़ाम मौजूद है, इसको आप जिस वक्त तक लपेटते नहीं हैं, ये सारे जराइम पेशा लोग आप। प्रॉब्लम एक और है, मुझे फैसल साहब से एक सवाल पूछना था। फैसल साहब, बात यह है कि आप हों, हम हों और बड़े लोग हैं, साथी हैं, बड़ी आंखें खोलने की कोशिश की है अवाम की। तो मैं तो अब इस नतीजे पहुंचा हूं, शायद अवाम खुद करप्शन चाहती है। अवाम चाहती है कि उसको मार पड़े और उसके हकूक सलब हों, और वो रो रो के गिड़गिड़ा के यानी ये समझती है कि शायद इस तरह उसके गुनाह माफ़ होते हैं। मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जुल्म के खिलाफ तो खड़ा ही कोई नहीं होना चाहता यहाँ पे। जी शुक्रिया। मैं अब आपकी और काजी साहब की दोनों की बातों को कंपाइल करके आगे की तरफ जाता हूँ। और ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जिस दिन भी पाकिस्तान में किसी ने हकीकत में और सही मानों में करप्शन खत्म करने की कोशिश की, ये अवाम या कोई भी ऐसा फर्द उसको जहर दे के खुद मार देगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर सबसे पहले करप्शन खत्म करने से पहले आप इस मुल्क के अवाम और उनके बच्चों से पूछे क्या वो हलाल आमदनी में जीना और रहना पसंद करेंगे, तो आपको जवाब आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मयार जिंदगी इतना बुलंद हो चुका है कि रोजमर्रा की अशिया, जरूरत और अखराजात जो हैं वो हलाल आमदनी में पूरे नहीं हो सकते। और सूरत हाल तो ये है कराची में, खासतौर पर मुबशिर भाई, कि जिसका 10 मरले का मकान है उसका कम से कम औसत बिजली का बिल जो है वो 30,000 से 35,000 आता है, जो कि उसकी हलाल की आमदनी 20 से 22,000 है, जिसमें दवा दारू ये सब कहाँ से पूरे होंगे। कराची में हाल ही में एक सर्वे सामने आया है, मैं काजी साहब और आप दोनों की खिदमत में गोशगुजार कर दूं कि कराची के अंदर 3 महीने हो गए, कराची की मार्केटें जो है वो क्लैप्स कर गई हैं और वो जो खरीदारी की शरह है वो 10% पे आ गई है। उसके सबसे बड़ी वजह जो है रेंजर्स का कराची में किया जाने वाला ऑपरेशन और मुख्तलिफ इदारों में करप्शन की रोकथाम है। जब आप करप्शन की रोकथाम करेंगे तो लोग आईफोन नहीं ले सकते, लोग को वो फिर 3300 और 3400 रुपए के टेलीफोन पे गुजारा करना पड़ेगा। और आजकल तो सूरत हाल ये आपको पता है कि 25,000 और 30,000 से नीचे ड्रेस ही नहीं आता। तो अब इतना मेयार जिंदगी बुलंद हो चुका है कि करप्शन इज द पार्ट ऑफ द सोसाइटी।
और हकीकत एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब एमएनएज एमपीएस सेनेटर, यानी मैं भी सेनेटर था, अब जब हमें बजट मिला करते थे अपने इलाके में तरक्याती काम कराने के लिए, तो 6 से 7% जो है ऑफिस एक्सपेंस के तौर पे हमें अलाउ था कि हम ठेकेदार से या तो बसें ले लें या परचम ले लें या किसी स्टेज बनवा लें या कोई उससे जो है ऐसी चीज ले लें जो कि पार्टी के कामों में आ सके। तो जिस पार्लियामेंट के अंदर दिए जाने वाले बजट के अंदर 7 से 8% जो है वो हक हो जाए तो वो तो फिर करप्शन जो है पार्ट ऑफ द बिजनेस हो जाती है। तो बेहतर है कि अगर आप करप्शन को खत्म करना चाहते हैं तो इसका एक रूल है कि आप मेरिट लागू कर दें, 100% मेरिट। जब तक आप मेरिट की तरफ नहीं आएंगे, पढ़े लिखे का बच्चा जो है वो कुछ भी कर ले, या सिंध के अंदर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के अंदर मैं आवाज उठाता रहा कि खुलेआम 9% ग्रेस मार्क्स देके अपने बर्दाश्तियों के बच्चों को ऊपर लाके और पूरे सिंध के बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया और आज वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कोई इसका हासिल वसूल नहीं हुआ। अदालतों में ये केस पड़ा, कुछ नहीं हुआ। अमीन फहीम साहब की मिसाल आपके सामने, सारी जिंदगी एनआईसीएल के ऊपर अमीन फहीम साहब को लोग गालियां देते रहे, डाकू करते रहे और आखिर में वो कब्र में चले गए, अपने साथ सारे इल्जाम लेके चले गए। तो जिस मुल्क के अंदर इंसाफ भी नहीं है वहाँ करप्शन भी होगी, अकराबा परवरी भी होगी, वहां पे अनारकी भी होगी और वहां पे ये फिसाद भी फूटेगा। तो सबसे पहले जिस मुल्क के अंदर इंसाफ की दहलीज को कायम किया जाए, आप भी तो सैकड़ों अदालतों के अंदर घूमते रहते हैं आवाजें हक बुलंद करने में, आपको भी इंसाफ नहीं मिला जब आप बूढ़े होकर मर जाएंगे। बात यह है कि डॉक्टर आसिम की वजह से मुझे लगता है कि तमाम जमहूरियत का निज़ाम खतरे में पड़ा हुआ है। सेनेटर साहब, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ